हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ITF। ITF स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड में आपने रिलेशंस और फंक्शंस किए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टोटली जो बेस्ड है सारे के सारे फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा, और अगर आपके बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं तो काफी इजीली आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले हम जिस चीज को समझेंगे वो है हमारा टॉपिक इनवर्स। ओके स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखिए कि इनवर्स होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो इनवर्स को हम एक वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ध्यान से देखिए वेन डायग्राम आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि जो वेन डायग्राम है उसमें एक डायग्राम बनाया गया है 1 2 3 4 और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है ABCD। हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि अल्फाबेट्स की पोजीशन को बता रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मैपिंग A to B। और गौर से देखने पर हमें क्या मिलता है यहां पर कि जो F1 है वो क्या है, A है, F2 है वो क्या है, B है, F3 है वो क्या है, C है, और F4 है वो क्या है, D है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर जो A के अंदर एलिमेंट्स हैं क्या क्या है, 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन। और जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट के बाद आती है उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज। यानी कि बी का हर एलिमेंट्स, और वो क्या है, A B C और D। डियर स्टूडेंट, अब हमें जो यहां पर फंक्शन ऑब्टेन हुआ है वो क्या है कि जो हमारी डोमेन है और रेंज है उनको हमने क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के बाद जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ध्यान से देखिए, fx लिख रहा हूं मैं फंक्शन को, 1a 2b 3c 4d। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा एक फंक्शन 1a 2b 3c 4d। अब उसके बाद ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमारा जो ये फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब सबसे पहले 1 1 फंक्शन देखिए, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 लिखा हुआ है और राइट हैंड जो वेन डायग्राम है उसमें ABCD लिखा हुआ है। यानी कि जो डोमेन का हर एलिमेंट है 1 2 3 4, उसकी एक यूनिक इमेज हमारी B में लाई करती है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद है हमारा ऑन टू फंक्शन। ध्यान से देखिए कि B में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज A में ना हो। कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं है यहां पर, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो जो ये फंक्शन है हमारा वो 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अब स्टूडेंट, जो फंक्शन हमारा 1 1 होता है और प्लस ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। और एक बात और ध्यान रखिए स्टूडेंट कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव आता है तो इसका मतलब क्या है, जो उसका इनवर्स है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है।
यानी कि जो हमारा फंक्शन fx है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। वो क्या है, इन्वर्टिबल है। और जो इनवर्स फंक्शन है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, उसका मतलब है इंटरचेंज ऑफ डोमेन एंड रेंज। इंटरचेंज ऑफ डोमेन एंड रेंज, यानी कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आया है उसमें हम जैसे पहला एलिमेंट यहां पर डोमेन को शो कर रहा है, दूसरा एलिमेंट रेंज को शो कर रहा है। अब ये इंटरचेंज हो जाएगा और हमारे पास जो इनवर्स आएगा f इनवर्स x आएगा, यानी कि जो इस फंक्शन का इनवर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहले था 1a, अब क्या हो जाएगा a1, फिर क्या हो जाएगा b2, फिर c3 और फिर क्या हो जाएगा d4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जो मेन फॉर्मूलाज है जिनके बिना ये एक्सरसाइज इंपॉसिबल है, उन फॉर्मूला को याद करने का तरीका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक इमेज है, एक टेबुलर फॉर्म है। इस टेबुलर फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो 3 कॉलम्स है वो बनाए गए हैं। सबसे पहला कॉलम जो है वो है हमारा इनवर्स फंक्शन का, जिसमें कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट, सभी के सभी 6 फंक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फंक्शन में, उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जैसे साइन इनवर्स, जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x फंक्शन लेंगे तो उसकी डोमेन क्या है, -1 से 1। इसी तरीके से 6 की 6 डोमेन जो है फंक्शंस की दी गई है। जहां तक इस चैप्टर की बात है स्टूडेंट्स, आपको डोमेन लर्न करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इस चैप्टर में आएगा भी नहीं। लेकिन जो डोमेन के बाद बॉक्स बना हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आपको ये रटना ही रटना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है कि जो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दी गई है, प्रिंसिपल वैल्यू इस रेंज में लाई करने वाली वैल्यू होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, -π/2 π/2। अब -π/2 और π/2 बड़ी ब्रैकेट में है। इसका मतलब क्या है कि बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्लोज इंटरवल, आपको पता है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है। और -π/2 अगर डिग्री में कन्वर्ट करें, -90, π/2 90, तो -π/2 और π/2 दोनों को मिलाकर के प्लस इन दोनों के बीच की वैल्यूज, ये सारी की सारी हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू होंगी। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस की। कॉस की डोमेन दी हुई है। कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, 0 से पाई, इंक्लूडिंग दीज 2 वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो 2.1 है इसको करेंगे। लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो याद कर लेने हैं, खास तौर से जो 3rd कॉलम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम NCERT बुक। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 10। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसकी रेंज में जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़े से रूल्स के ऊपर अपना ध्यान जो होता है, अपना माइंड जो होता है वो कंसंट्रेटेड करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप उसको x के या फिर y के इक्वल कंसीडर कर लें। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं यहां पर y है, यहां पर साइन इनवर्स है। या तो आप दोनों तरफ साइन ले लें, दोनों तरफ साइन लेने से क्या होगा, यहां पर साइन y आ जाएगा
और यहां से साइन फॉर्मूला में आपने किया था और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। या फिर इस साइन इनवर्स को आप इधर ले आए तो यहां पर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, LHS हमारा साइन y, साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब आपको चेक करना है कि y की वैल्यू, साइन y की वैल्यू किस पे 1/2 होती है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस -1/2 को भी साइन के फॉर्म में ले आएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू किस पे 1/2 होती है, 30 पे। 30 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है, π/6। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/6 और इक्वल करते हैं माइनस साइन थीटा, साइन माइनस π/6। फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए, एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां से साइन y इज इक्वल टू साइन माइनस π/6 है और यहां से जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या आ जाती है, -π/6। लेकिन स्टूडेंट आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और वो ध्यान क्या, कि जो साइन इनवर्स हमारा फंक्शन है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 π/2। ओके, क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब समझते हैं आप कि ये जो दोनों वैल्यू हैं -π/2 और π/2, इन दोनों वैल्यूज को भी आपने क्या करना है, इंक्लूड करना है। अब आपका आंसर आया -π/6, तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये -π/6 इस रेंज में आता है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, -π/2 और π/2 यानी कि -90 डिग्री, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और 90 डिग्री, तो -90 और 90 के बीच में क्या -30 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आप, 0 90 -90, अगर हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो यहीं पर हमको -30 जो है वो दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज में आ रही है, तभी हमारा आंसर क्या होगा, -π/6। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सेम पैटर्न आपने फॉलो करना है। तो क्या करेंगे आप इसमें, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। ठीक है स्टूडेंट, दोनों तरफ cos लेंगे या cos इनवर्स को इधर लेकर के आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, cos y इज इक्वल टू √3/2। अब काफी सिंपल है ये कि cos y हमारा √3/2 है, तो आपको चेक करना है कि cos की वैल्यू √3/2 किस पर होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे YouTube चैनल हॉल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यू पर ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूला की सीरीज चली हुई है, उसमें वहां जाकर के आप सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो सीख सकते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं cos y हमारा √3/2 है, तो cos y की वैल्यू √3/2 किस पे होती है, आपने ध्यान से इसको करना है। √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 पे होती है। अब 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6। अब यहां से जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या है, π/6 है, और ये π/6 ही क्या है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने साइन इनवर्स के केस में जो रेंज थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, उसको भी गो थ्रू होना है कि क्या ये वैल्यू, जैसे यहां पर -π/6 थी, इस रेंज में आ रही थी, तो क्या ये जो π/6 है वो जो वैल्यू है किसकी, कोस इनवर्स की। कौन सी वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है उस रेंज में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि जो कोस इनवर्स हमारा फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है वो
कितनी है, और मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट वो रेंज कितनी है। फॉर्मूले में आप देखेंगे 0 से पाई, 0 से पाई, पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 0 से 180 डिग्री है, और यहां पर है पाई बाय 6, ये कितना है 30 डिग्री है, तो जो 30 डिग्री है वो हमारी इस रेंज में आ रही है, और यही क्या हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट इनवर्स 2। तो सबसे पहले आप जब कोसिकेंट इनवर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज का पता होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे के सारे। मैं यहां पर लिख रहा हूं रेंज क्या है इसकी -π/2, π/2, और इस रेंज में से सारी की सारी में से आपने 0 को माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए रूल फिर से वही है क्या कि आप सारे के सारे ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को y के इक्वल रख लीजिएगा, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या टेक कर लीजिएगा, या कोसिकेंट इनवर्स को इधर लेकर के आइएगा, तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट y इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिएगा कोसिकेंट y 2 है, किस वैल्यू पे ये 2 होता है। अब आप सोचिए अगर आपको कोसिकेंट y 2 नहीं आ रहा है समझ में, तो आप कोसिकेंट का रिवर्स कर दीजिए, क्या होता है साइन y 1/2, तो साइन 1/2 किस पे होता है π/6 पे होता है, राइट स्टूडेंट। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी कि कोसिकेंट y इज इक्वल टू कोसिकेंट π/6। इसका मतलब जो हमारी y है वो क्या है π/6, और y क्या है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है। वंस अगेन अब यहां पर π/6 है, अब आपको चेक करना है क्या वो इस जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसकी रेंज क्या कहती है कि -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़ करके, तो जो 30 डिग्री है या π/6 रेडियन है वो हमारा इस रेंज में आ रहा है। तो हमारा कोसिकेंट इनवर्स 2 के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी π/6 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए टेंजेंट इनवर्स -√3 है, तो आपको सबसे पहले इसकी भी रेंज का पता होना चाहिए, और मैं आपको बता दूं इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2, π/2। ठीक है स्टूडेंट, मेथड वही है, देखिए ध्यान से, लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -√3। ध्यान से करेंगे स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट को इधर लेके आ गया मैं, टेंजेंट y इज इक्वल टू -√3। अब ध्यान से देखें कि टेंजेंट की वैल्यू √3 किस पे होती है, √3 60 पे होती है स्टूडेंट, 60 पे या 30 पे, 60 पे, और 60 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा π/3, और माइनस टेंजेंट थीटा हमारा होता है टेंजेंट -π/3। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आएगी -π/3। अब -π/3 को वंस अगेन आपको इस रेंज में चेक करना है कि वो इस रेंज में लाइक करती है या नहीं करती है। बिल्कुल करती है, -π/2 और π/2 के बीच में। तो टेंजेंट इनवर्स -√3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी -π/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये 1 मार्क या 2 मार्क में आपके सीबीएसई बोर्ड में या हरियाणा बोर्ड में आता है। तो ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, कॉस इनवर्स -1/2। तो आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड में मैंने 3 फॉर्मूले पहले से ही लिख दिए हैं। अब इन तीनों फॉर्मूलों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है,
थोड़ी देर पहले हमने टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स को यूज किया था, इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, या इनके अलावा जो बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें वो फॉर्मूला लगता है। लेकिन जब बात करें कोस इनवर्स की, सेकेंड इनवर्स की, कोट इनवर्स की, और जब एंगल हो वो नेगेटिव हो, तो ध्यान से देखिएगा कोस इनवर्स यहां पे है, कोस इनवर्स यहां पे है, और एंगल भी क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस फॉर्मेट में कोस इनवर्स माइनस एक्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब या तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग में लिख लो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, या फिर हम इसको प्रोसीड कर लेते हैं, लास्ट में जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी उसको हम चेंज कर लेंगे पाई माइनस जो भी हमारी वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, तो वही रूल लगाते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस को इधर लेकर के आ रहा हूं मैं, कॉस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो cos y इज इक्वल टू माइनस 1/2, cos y इज इक्वल टू माइनस, तो cos की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होती है, 60 पे। 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है हमारा, π/3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस cos π/3। और क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट इसको, कि माइनस cos π/3 को cos पाई माइनस π/3। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने, cos पाई माइनस π/3, और ये क्या हो गया, cos 2π/3। तो यहां से जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2π/3। अब आपको ये चेक करना है कि करेक्ट भी है या नहीं है, मतलब जो cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसमें इसके रेंज को चेक करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है 0 से पाई। अब आपको चेक करना है कि जो 2π/3 है वो इस रेंज में है या नहीं है। अब ध्यान से देखिए, 2π/3 अगर आपको रेडियन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एंगल को किस में कन्वर्ट कर लें, डिग्री में कन्वर्ट कर लें, 2π/3 यानी कि 2 इंटू 180/3 120। तो आप रेंज चेक कीजिए, 0 से 180 है और 120 इस रेंज में आता है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा cos इनवर्स माइनस 1/2 है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, 2π/3। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ही यही होता है कि जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उस रेंज में ये आता है या नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड इनवर्स 2/√3। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके राइट हैंड साइड में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में इनका यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंगल था वो माइनस में था और यहां पर एंगल क्या है हमारा, पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, एक तो ये बात, और दूसरी आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की सेकेंड के केस में वो क्या होती है, वो होती है हमारी 0 से पाई, लेकिन इसमें से π/2 की वैल्यू को रिमूव करके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेकेंड की वैल्यू 90 पे होती है। अब सेकेंड 90 कितना होता है, cos 90 का sin cos 10 कोसिकेंड सेकेंड, cos 90 का रिवर्स। अब cos 90 क्या होता है हमारा, 0 होता है। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। 1/0 पे क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए जो 90 डिग्री है वो इस रेंज से बाहर कर दिया गया है। यानी कि 0 से 180 तक सभी वैल्यूज हो सकती हैं, बस 90 डिग्री को छोड़ करके, यानी कि π/2 को छोड़ करके। तो करते हैं स्टूडेंट्स वही पैटर्न, लेट y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2/√3। उसके बाद दोनों तरफ सेकेंड लेते हैं, तो सेकेंड y इज इक्वल टू 2/√3, और सेकेंड की वैल्यू किस पे, √3 2/√3 होता है।
अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है सेकेंड का इनवर्स क्या होता है, कॉस, और 2/√3 का √3/2। तो कॉस की वैल्यू किस पे √3/2 होती है, 30 पे। 30 का मतलब क्या है, π/6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेकेंड y इज इक्वल टू सेकेंड π/6। तो यहां से हमारे पास इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आ जाएगी, और वो कितनी है, π/6। अब ध्यान से देखिए कि क्या π/6 इस रेंज में आती है, 0 से 180 में आती है, 90 को छोड़ करके, बिल्कुल आती है। तो हमारी जो सेकेंड इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। You have to find out the principal value of cosecant inverse minus √2। अब सबसे पहले आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसकी रेंज पता होनी चाहिए कोसिकेंट इनवर्स के केस में, और वो क्या होती है, -π/2, π/2, और इसमें से आपको 0 को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, छोड़ना होता है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कोसिकेंट इनवर्स -√2, वही मेथड, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -√2। ठीक है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट को इधर ले आया मैं, कोसिकेंट y इज इक्वल टू -√2, कोसिकेंट y इज इक्वल टू माइनस, कोसिकेंट की वैल्यू किस पे √2 होती है, कोसिकेंट का उल्टा साइन, साइन की वैल्यू 1/√2 किस पे होती है, 45 पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट 45 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/4, और ये फिर इक्वल है कोसिकेंट -π/4। ये फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, तो जो कोसिकेंट इनवर्स -√2 है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है हमारी, -π/4। और चेक करिए कि क्या -π/4 इस रेंज में है, बिल्कुल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। डियर स्टूडेंट, अभी अभी आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट की है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अभी तक हमने 1 to 10 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से 3 पार्ट अलग अलग हमने सोल्व करने हैं, और तीनों की वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला पार्ट देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैं अलग अलग कर रहा हूं इनको। टेंजेंट इनवर्स 1, यानी कि टेंजेंट की वैल्यू 1 किस पे होती है, आपको पता है π/4 पे। तो ये तो हमारा आंसर क्या आता है, π/4। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखें, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 की डायरेक्ट आप वैल्यू क्या लिख सकते हैं, π/4। π/4 का मतलब क्या है कि अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 45 डिग्री। अब बात करते हैं कोस इनवर्स -1/2। जब भी कोस इनवर्स -x आ जाता है, मैंने आपको बताया था, आपने क्या करना है, एंगल को पाई माइनस जो भी एंगल है, अब रेडियन कोस इनवर्स -1/2 है, तो आप ये चेक करना है कि कोस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, कितनी रेडियन पर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो कोस की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, 60 डिग्री पर होती है, और 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, π/3। और क्योंकि ये कोस इनवर्स -θ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3, यानी कि 2π/3। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आ गया है आंसर π/4, सेकेंड पार्ट का आ गया है 2π/3। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर, साइन इनवर्स -1/2। अब आपको पता है कि साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 30 पे। किस पे होती है, 30 पे होती है। अब इसको आप जो पिछले क्वेश्चंस हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
-1/2, दोनों तरफ साइन लेते हैं तो sin y इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन 1/2 कितने पे होता है 30 पे, π/6 sin y इज इक्वल टू साइन -π/6 और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या आ गई -π/6। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 और कॉस इनवर्स -1/2 2π/3 और साइन इनवर्स -1/2 -π/6। तो कहने का मतलब क्या है, जो एक्सरसाइज के 1 to 10 क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें हमने इंडिविजुअली ऐसे क्वेश्चन किए हैं। यहां पर फर्क क्या है कि तीनों क्वेश्चन को एडिशन करके आपको आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने टेंजेंट इनवर्स की निकाल ली, कॉस इनवर्स -1/2 की निकाल ली और साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकाल ली। अब आप इन तीनों वैल्यू को क्या कर देंगे ऐड। तो ध्यान से देखो, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपने ऐड करनी है और ये भी स्टूडेंट आपने चेक करना है कि ये तीनों की तीनों वैल्यू इनकी रेंज में आती है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आपको इसके लिए टेंजेंट इनवर्स की, कॉस इनवर्स की और साइन इनवर्स की क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड करिएगा, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, टेकिंग एलसीएम इट इज 12। तो 3π प्लस 8π माइनस 2π। ठीक है स्टूडेंट, तो 11π माइनस 2π 9π डिवाइड बाय 12, तो ये क्या रहता है हमारा 3π/4, जो कि क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यू की फॉर्म में है ये। टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन चाहे आपका एमसीक्यू फॉर्म में ही क्यों ना हो, रूल्स तो वही रहेंगे। अब यहां पर हमारे पास दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहला है टेंजेंट इनवर्स √3 और दूसरा है सीकेंड इनवर्स -2। जब भी सीकेंड इनवर्स माइनस में आता है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहां पर पाई माइनस थीटा होता ही होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, टेंजेंट इनवर्स √3। टेंजेंट इनवर्स √3 का मतलब ये देखिए कि टेंजेंट की वैल्यू √3 किस पे होती है, कॉमन सी बात है 60 पे होती है, और 60 को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, π/3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सीकेंड इनवर्स -2, तो सीकेंड की वैल्यू 2 किस पे होती है, क्या पूछा है मैंने आपसे, इसकी सेकेंड की वैल्यू 2 किस पे होती है, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, कोस की वैल्यू 1/2 60 पे होती है, तो सेकेंड की वैल्यू -2 किस पे होगी, 60 आता है। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड है, आपको पता है कोस सेकेंड और कोट के केस में एंगल क्या होगा, पाई में से माइनस होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये पाई माइनस 60 मतलब π/3 यानी कि 2π/3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इस टेंजेंट इनवर्स √3 की जगह जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है वो क्या है, π/3, और सेकेंड इनवर्स -2 की जगह जो वैल्यू आई है वो क्या है, 2π/3। दोनों को माइनस करिए तो क्या आ जाता है हमारे पास -π/3। तो देख लीजिए कौन सी ऑप्शन है, बी जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1।